टेबल से शादी। अब तक आपने सुना कि हर्ष के असिस्टेंट पवन ने अंश को कॉल करके कॉलेज के झगड़े के बारे सारी बातें बता दी। पवन बस अब यही प्रे कर रहा था कि निमी को ये ना पता चले कि पवन ने अंश को कॉल करके सारी बात बताई। वहीं अंश ने जब सारी बातें सुनी तो वो अदिति की तरफ देखते हुए बोला, आपकी मॉम नहीं सुधरने वाली है। ये बोलते हुए अंश के फेस पर एक स्माइल थी। उधर निमी अभी रोमी के सामने खड़ी थी और रोमी लगातार कुछ ऐसा कर रही थी कि निमी को गुस्सा आ रहा था। अब आगे निमी गुस्से में थी, इस बात से बेखबर कि उसकी आज की सारी हरकतें अंश तक पहुंच गई है। वहीं पवन हर्ष की तरफ देखते हुए बोला, सर मैंने तो वो बता दिया, लेकिन अब मुझे डर है कि कहीं निमी मैम को अगर ये बात पता लग गई कि मैंने यहाँ की सारी बात अंश सर को बता दिया है तो वो मुझे नहीं छोड़ने वाली है। सही बात, इसमें कोई शक नहीं है। हर्ष ने भी पवन को कोई तसल्ली ना देते हुए कहा, जिसे सुन के पवन का मुंह बन गया। वो समझ चुका था कि हर्ष ने उसे जानबूझकर बेवकूफ़ बनाया है। अब तो उसके पास सिर्फ भगवान से प्रे करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। वहीं निमी कुछ कहती इससे पहले ही निमी का फ़ोन बजने लगा। पहले तो निमी ने फ़ोन कॉल को इग्नोर किया, लेकिन जब उसने अपना फ़ोन लगातार बजते हुए सुना तब वो इरिटेट होते हुए अपना फ़ोन देखती है तो उसे अंश कॉल कर रहा है। ये देखते ही निमी के चेहरे का रंग उड़ गया। रोमी ने जब निमी के ऐसे चेहरे को देखा तब उसे लगा कि अब निमी उसकी बातों से शायद डर रही है। ये देख वो बोली, चलो ये देख के मुझे खुशी हुई कि तुम्हारे में अभी भी डर है। चलो अब तक जो तुमने मेरी इंसल्ट की अब उसके लिए माफ़ी मांगो। मिता ने जब ये सब होते हुए देखा तब वो निमी के पीछे आकर देखी। जैसे ही मिता ने अंश का कॉल देखा तब जाके वो भी सिचुएशन समझ गई। मिता ने हंसते हुए रोमी की तरफ देख के बोली, वेल लगता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो आज तुम निमी के हाथों से बच गई हो। व्हाट डू यू मीन? आई मीन हेलो, मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही हूँ? मिता ने रोमी का मजाक उड़ाते हुए कहा। फिर कुछ देर रुक के उसने आगे कहा, वेल अब तुम भी इसी कॉलेज में पढ़ने वाली हो और मैं और निमी भी यहीं हैं, तो तुम्हें अपनी इंसल्ट करवाने का मौका मिलते रहेगा। ये बोल मिता ने निमी का हाथ पकड़ा और वहाँ से लेकर चली गई। उसके पीछे रोमी गुस्से से बस उन दोनों को जाते हुए देखे जा रही थी। तभी रोमी के पीछे खड़ी निशा ने गुस्से से कहा, रोमी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें पता भी है कि तुमने किससे गुस्सा दिलाया है? ये दोनों ऐसे लोग हैं जिससे इस कॉलेज के स्टूडेंट तो क्या टीचर्स भी नहीं उलझ सकते हैं। निशा डार्लिंग, मुझे लगता है कि तुम पागल हो चुकी हो जो एक अनाथ लड़की से इतना डर रही हो। ये निमी है जिसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि ये मुझसे ऐसे बातें किए जा रही थी, ये तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देती हूँ कि बहुत जल्द मैं इसकी अकड़ को ठीक कर दूँगी। आफ्टर ऑल मैंने ऐसा पहले भी किया है। रोमी की ऐसी बातें सुनने के बाद निशा उससे कुछ न कहते हुए अपने मन में सोची, छोड़ निशा, मैं क्यों इसकी इतनी फिक्र कर रही हूँ। वैसे भी इसे खुद पर बहुत घमंड है। अब पता चलेगा इसे कि इस बार इसने क्या किया है जब निमी और मिता इसे आसमान से ज़मीन पर गिराएंगे। निशा को अब रोमी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि रोमी ने कई बार निशा की भी इंसल्ट की थी, जिस बात का बदला अब तक निशा नहीं ले पाई थी। इसीलिए उसे अभी ये सब अच्छे मौके की तरह लगा। वहीं दूसरी तरफ निमी मिता के साथ कार पार्किंग के पास जाते हुए अंश को कॉल की, क्योंकि डर की वजह से निमी ने अंश का कॉल पिक नहीं किया था। उसे भी यह समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बात को लेकर इतना ज़्यादा परेशान है।
आखिर कॉलेज में क्या हुआ है, ये बात अंश को कैसे पता चलेगा। हेलो। निमी अपने ख्यालों में घूमी ही थी कि तभी उसके फ़ोन में अंश की आवाज़ आई, जिसे सुनकर निमी खुद को नॉर्मल करते हुए पूछी, हाँ अंश, आपने कॉल किया था? तुमने कॉल पिक क्यों नहीं किया? वो मैं टीचर के साथ थी इसीलिए, निमी ने साफ तौर पर सफ़ेद झूठ बोलते हुए कहा। एंड ऑफ कोर्स अंश को भी उसके झूठ के बारे में अच्छे से पता था। तुम सच कह रही हो? क्या तुम सच में अपने टीचर के पास ही थी? हाँ, मैं टीचर के पास नहीं रहूँगी तो कहाँ रहूँगी। ये सब छोड़िए, ये बताइए कि अदिति सो गई है क्या? निमी ने जल्दी से टॉपिक चेंज करते हुए अदिति के बारे में पूछा, जैसे उसे डर हो कि ज़्यादा देर तक इस टॉपिक पर बात करेगी तो कहीं वो पकड़ी ना जाए। वहीं अंश भी इस बात को समझ चुका था, पर अब वो इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसीलिए वो बोला, हाँ वो सो गई है, लेकिन अब उसका दूध खत्म हो गया है। ओह, मैं उसके उठने से पहले आने की कोशिश करती हूँ। निमी को पता था अगर वो अदिति के जागने से पहले घर नहीं पहुंची तो अदिति रो रो के पूरे घर को अपने छोटे से सिर पर उठा लेगी। अदिति अभी तो सिर्फ 25 दिन की है, लेकिन रोने में वो अपनी पूरी जान लगा देती है, जिस वजह से पूरा घर परेशान हो जाता है। कोई भी उस छोटी बच्ची को रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए निमी हमेशा कोशिश करती कि अदिति कम से कम रोए, पर है तो वो एक बच्ची ना, भला बिना रोए वो कैसे रहे। क्या बात है, क्या कहा भाई ने? अदिति के लिए जो दूध रखा था वो खत्म हो गया है, इसीलिए वो बुला रहे थे। अभी तो वो सो रही है, लेकिन उठ गई तो बहुत रोएगी। अच्छा, मैंने सोचा था कि आज हम दोनों साथ में कहीं चलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चल घर ही चलते हैं। मैं अपनी छोटी सी प्रिंसेस को रोते हुए नहीं देख सकती। मिता ने निमी के साथ कार में बैठते हुए कहा। मिता अब कल की सारी बातें भूल चुकी थी। वो अपनी हकीकत को अपना चुकी थी, और हकीकत यही है कि वो मित्तल परिवार की बेटी है और कुछ नहीं। मिता ये बात दोबारा उठा के किसी को दुखी नहीं करना चाहती थी। निमी, तेरा ये रोमी के साथ क्या सीन है? मैं जिस अनाथ आश्रम में थी वहाँ के ओनर की बेटी है ये। अक्सर ये आश्रम आती थी और पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत परेशान करती थी। कितनी बार मुझ पर झूठे इल्ज़ाम तक लगाया, जिस वजह से मुझे कितने दिन भूखा भी रखा पनिशमेंट के तौर पर। मैंने कितनी बार सबको सच कहा, लेकिन कोई भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करता था। रोमी जब भी आती तब मुझे तंग करती और मेरे से काम करवाती। वहीं आश्रम में कितने बच्चे रोमी की तारीफ करके उसके करीब आ गए, जिससे उन्हें कोई काम ना करना पड़े। और हुआ भी ये, वो कुछ नहीं करते और सारा काम मुझसे करवाते। निमी ने अपने पुराने टाइम को याद करते हुए कहा, पहले निमी सबका काम करती थी, लेकिन उसके बाद भी उसे कभी कभी खाना नहीं देते थे, और किसी को भी उस छोटी सी बच्ची पर दया नहीं आती थी। ना जाने कितनी रातें निमी ने रोते हुए बिताई थी और रोते हुए ही सो जाती थी। अपनी भूख को मिटाने के लिए निमी पानी से ही अपने पेट भर लिया करती थी। निमी का बचपन ऐसा था जो वो दोबारा कभी भी नहीं जीना चाहेगी। वो हमेशा यही दुआ करती थी कि किसी भी बच्चों को इस तरह का जीवन ना मिले। अकेलापन अपने आप में ही एक श्राप होता है, पर ऊपर से कोई परेशान भी करने लगे तब इंसान का खुद से भरोसा उठ जाता है। मिता को निमी की बातों से साफ समझ आ रहा था कि उसने कितना दर्द सहा है। अब मिता जब अपनी लाइफ के बारे में सोच रही थी तो उसे अपना दर्द बहुत कम लगा। मिता बहुत खुशकिस्मत थी जो उसे राघव जी जैसे पिता मिले। उन्होंने उसे हर दर्द, हर तकलीफ से दूर रखा और एक प्रिंसेस की तरह पाला। तुम्हें पता है मिता, माँ बाप का होना एक सांप से कम नहीं है।
मैं आज तक समझ नहीं पाई थी कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था जो भगवान ने मुझे ऐसी लाइफ दी। मैं रोज़ भगवान को कोसती, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद भगवान को मेरे पे दया आ गई और मुझे तुम मिली और तुम्हारी वजह से एक फैमिली मिली। दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड मिला। हाँ, तो तुम इन सब के लिए मुझे जितनी बार भी थैंक्स कहो ये कम है। और रही बात इस रोमी की, तो तुम अब देख मैं इसके साथ क्या करती हूँ। आफ्टर ऑल उसने मेरी सबसे अच्छी दोस्त के साथ जो इतना बुरा किया है। हाँ, छोड़ना तो नहीं है, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ये मेरे पीछे क्यों पड़ी थी। अपने चेहरे को शीशे में देखकर ये सवाल कर मिता ने हंसते हुए निमी से कहा। मिता समझ गई थी कि रोमी जैसी लड़की को अगर निमी से जलन हो रही थी तो उसका कारण निमी का सुंदर रूप ही हो सकता था। निमी को भी मिता का बातों का मतलब समझ में आ गया और वो हंसते हुए बोली, हाँ, ये एक ही चीज़ थी मेरे पास जो किसी को भी जला सकती थी। दोनों बातें करते हुए घर पहुंच गए थे। घर आते ही निमी सबसे पहले भागते हुए अपने रूम में गई। उसे डर था कि कहीं अदिति जाग ना गई हो, लेकिन जब वो रूम में गई तब उसने देखा कि अंश ने अपनी गोद में ही सुला के रखा हुआ है और अपना काम किए जा रहा है। ये देख के निमी आराम से अंश के पास गई और धीरे से बोली, आपने इसे गोद में क्यों सुला के रखा है? झूले में सुला देते। झूले में यह जल्दी जाग जाती और गोद में ये लंबा सोती है, अंश ने कहा। अंश की बात सुनकर निमी ने आगे कुछ नहीं कहा। निमी जानती थी कि झूला या बेड पर अदिति 1 घंटे में ही जाग जाती है, वहीं जब वो किसी की गोद में सो रही होती तब वो ज़्यादा लंबा सोती थी। अंश ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि निमी के आने से पहले अदिति जाग ना जाए। निमी ध्यान से अंश की तरफ देख रही थी। अंश एक बहुत अच्छा फादर है, ये बात तो निमी को माननी पड़ी। वो अदिति का ध्यान निमी से भी अच्छे से रखता था। कई चीज़ें अदिति के बारे में निमी से ज़्यादा अंश को पता था। अंश एक परफेक्ट मैन था जो एक बहुत अच्छा हस्बैंड और फादर है। निमी आज जब अपने पुराने दिन के बारे में सोचा तब उसे लगा कि भगवान ने उसे सारी चीज़ों के लिए कंपनसेट कर दिया है अंश के रूप में। पहले निमी के पास कोई फैमिली नहीं थी, लेकिन आज उसके पास फैमिली थी जो उससे बहुत प्यार करती है। अंश और अदिति ही अब निमी की दुनिया थी और वो अपनी इस दुनिया में बहुत खुश है। अब वो कोई भी शिकायत भगवान से नहीं करती थी। क्या हुआ? अंश ने निमी की तरफ देख के पूछा, जो अपने ही किसी ख्यालों में खोई हुई थी। उसकी बात सुनकर निमी होश में आते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं। आप बहुत देर से अदिति को ऐसे लेकर बैठे हो, आपके पैर में दर्द हो जाएगा। इसे मुझे दीजिए, मैं इसे झूले में सुला देती हूँ। नहीं, इसे सोने दो जब तक सोना है, अंश ने प्यार से अदिति की तरफ देखते हुए कहा। निमी अंश को देखते हुए बोली, ठीक है, मैं तो बस आपके भलाई के लिए कह रही हूँ। निमी की बात सुनकर अंश हंसते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोला, इसे जागने दो, फिर मुझे तुमसे भी बात करनी है। अंश की ये बात सुनकर निमी के मन में फिर से एक डर ने घर कर लिया। कहीं अंश मुझे आज जो कॉलेज में हुआ उसके बारे में अंश को पता तो नहीं चल गया। फिर ये सोच के कि अंश को ये सब कैसे पता चलेगा। वही निमी अंश का एक्सप्रेशन देख देख के अंश को हंसी भी आ रही थी। अंश नहीं चाह रहा था कि अब वो ज़्यादा कुछ कहे। कुछ ही देर हुआ, उसके बाद ही अदिति जाग गई और जागने के साथ ही अदिति जोर से रोने लगी। उसे भूख लगी होगी, इसीलिए निमी ने अदिति को गोद में लिया और उसे दूध पिलाने लगी। अदिति बहुत छोटी थी, फिर भी उसे बहुत जल्दी जल्दी भूख लग जाती थी, जिस वजह से निमी को कभी कभी लगता था कि जैसे अदिति का पेट कभी नहीं भरता है।
वो अक्सर आधे आधे घंटे में दूध पिया करती और रात को तो निमी को ऐसा लगता था कि जैसे वो कभी सो ही नहीं रही है, बल्कि सिर्फ अदिति को ही सुला रही होती है या फिर उसे दूध पिला रही होती है। निमी बहुत ज़्यादा थक जाती थी। अंश को भी निमी को इतना थका हुआ देख के अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए अंश से जितना हो सके वो उतना अदिति को अपने पास रखता था। ये अब जाग चुकी है, मैं दादी को देकर आती हूँ, निमी ने अदिति को दूध पिलाने की बात कहा। जब निमी घर आई थी तभी दादी जी ने उससे अदिति के बारे में पूछा था, जिस वजह से वो अदिति को अब दादी के पास ले जा रही थी। ठीक है, अंश ने अपना काम करते हुए कहा। वो बहुत देर से अदिति के साथ था, जिस वजह से वो पूरी तरह से अपने काम में फोकस नहीं कर रहा था। अब जब अदिति निमी के पास थी तब से अंश ने पूरे ध्यान के साथ अपना काम करने में लगा था। वहीं लिविंग हॉल में दादी और काव्या जी बैठी हुई थी। तभी निमी अदिति को अपने साथ लेकर आई और दादी जी को देते हुए बोली, ये रही आपकी पोती। पर पोती बोल, दादी जी ने निमी को सही करते हुए कहा। निमी ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी काव्या जी निमी को देखते हुए बोली, निमी, मीता आज तुम्हारे साथ ही कॉलेज से आ गई थी ना? जी आंटी। ठीक है बेटा, काव्या जी बोली और फिर वहाँ से उठकर मीता के रूम में जाने लगी। दादी जी के हाथ में अदिति जैसे ही आई वो अदिति के साथ खेलने लगी। उन्हें अदिति के साथ रहना और खेलना बहुत अच्छा लगता था। उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी अपने पलपोती को खिला सकती है, क्योंकि अंश के लक्षण देख के तो उसके शादी करने पर भी शक होता था, पर आज उसका हर सपना पूरा है। निमी कुछ देर वहाँ बैठ के दादी जी और अदिति को खेलते हुए देखा और उसने कुछ बातें की। दादी जी निमी को बच्चों के बारे में और भी चीज़ें बताई जा रही थी, जैसे आगे चलकर अदिति में कितने चेंजेस होंगे, तो उसे अभी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। दादी जी बता रही थी कि जब अदिति के दांत आएंगे तब उसकी तबीयत भी खराब होगी। निमी ध्यान से सारी बातों को सुन रही थी और तबीयत खराब पर वो सोची, अदिति की तबीयत भी खराब होगी, पता नहीं अंश कैसे देख पाएंगे ये। वो तो रोते हुए भी इसे नहीं देखना चाहते हैं। दादी के पास अदिति को छोड़कर निमी अपने रूम में आ गई और अंश को देखा। अब अंश को देखकर वो यही सोच रही थी कि अभी क्यों वो रूम में आई। वहीं अंश ने जब निमी को आते हुए देखा तब अंश ने निमी को अपने पास बुला के कहा, यहाँ आओ। निमी अब जान चुकी थी कि वो अंश से नहीं बच सकती है, इसीलिए वो धीरे धीरे चलकर अंश के पास गई। अंश ने निमी का हाथ पकड़कर उसे अपने गोद में बिठा लिया और फिर बोला, अब बताओ कॉलेज में किससे लड़ रही थी? अंश की बात सुनकर निमी चौंक गई। आखिर जिसका डर था वही हुआ। अंश को पता चल गया कि आज कॉलेज में क्या हुआ था। ये सब सोच के अंश से बोली, आपको कैसे पता कि मैंने कॉलेज में किसी से लड़ाई की है? आपने क्या मेरे पीछे जासूस लगा रखे हैं? नहीं, मैंने कोई जासूस नहीं लगा रखा है, बल्कि तुम्हारी बात मुझसे नहीं छुप सकती। अच्छा बताओ क्या हुआ है? अंश ने प्यार से निमी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अंश की बात सुन के निमी ने अंश को कॉलेज में हुई सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर अंश को बहुत तेज गुस्सा आया और वो बोला, उस लड़की की इतनी हिम्मत, तुमसे इस तरह से बात किया। अंश ने इतना कहा ही था कि तभी निमी ने अंश को बीच में रोक के कहा, आप कुछ नहीं करेंगे, मैं खुद उसे देख लूँगी, मैं कोई कमज़ोर लड़की नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो, खुद को ज़्यादा परेशान मत करना और मेरी जहाँ ज़रूरत पड़े मुझे बता देना। मैं तुम्हें किसी भी तरह के प्रॉब्लम में नहीं देख सकता हूँ। अंश ने इतना बोल के निमी के लिप्स पर किस कर लिया।
निमी भी बदले में अंश को किस करती है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अदिति के होने के बाद उन्हें साथ में बहुत कम ही समय मिलता था, लेकिन फिर भी इससे उन दोनों के रिश्ते में कोई कमी नहीं आई थी। शाम का वक्त माला अपने कमरे में बैठी हुई ये सोच रही थी कि आखिर कैसे वो घर वालों को ये कहे कि उसे पंकज के साथ उसके घर में रहना है। उसे डर था कि कहीं कोई मना ना कर दे। यही बात ना जाने उसके मन में कब से चल रही थी। माला अपने सोच में खोई हुई थी कि तभी पंकज रूम में आया और उसे इस तरह से सोचते हुए देखा। माला, तुम इतनी परेशान क्यों हो? एक बार सभी घर वालों से बात कर लो, तब हमें उनके डिसीजन के बारे में पता चल जाएगा। अब इस तरह खुद में ही बात रखने से टेंशन के सिवाय और कुछ नहीं होने वाला है। पंकज माला के पास बैठते हुए उसे समझाते हुए बोला। पंकज ने इस टॉपिक पर इतनी बार माला को परेशान देखा था। एक तरफ माला को पंकज के साथ उसके घर में रहना था और दूसरी तरफ उसे इस बात का भी डर था कि कहीं कोई उसे मना ना कर दे। माला ने जब पंकज की बात सुनी तब वो पंकज की तरफ देखते हुए आराम से बोली, आई नो, मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कोई कुछ गलत ना समझ ले। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम बहुत ज़्यादा ही सोच रही हो, मेरा विश्वास करो, कोई तुम्हें गलत नहीं समझेगा। बस एक बार सबसे बात करके देखो। उसके बाद तो हमें भी बहुत से काम करने हैं, अपने लिए घर भी ढूंढना है और सामान भी, इसीलिए तुम जल्दी से बात करो। उसके बाद ही हम ये सब करना स्टार्ट करेंगे, पंकज ने बहुत ही प्यार से माला को कहा। पंकज देख सकता है कि माला इस बात को लेकर कितना ज़्यादा टेंशन ले रही है, इसीलिए उसने उसका मूड को लाइट करने के लिए आगे कहा, अच्छा चलो हम कोई मूवी देखने चलते हैं। तुम्हें मूवी देखना पसंद है ना? और बहुत टाइम से हम दोनों कहीं बाहर भी नहीं गए हैं। हाँ ठीक है, मैं रेडी होकर आई, माला ने खुशी के साथ कहा। उसका मूड बहुत लाइट हो गया ये सब सुनकर। उसे पंकज के साथ अकेले समय बिताना बहुत पसंद था, पर दोनों ही अपने अपने काम में बिजी रहते थे, जिस वजह से कभी कभी तो उन दोनों के पास बात करने का भी टाइम नहीं रहा करता था। दोनों ही बहुत मेहनती थे और अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ किया करते थे। माला रेडी होकर पंकज के साथ घर से निकल गई। ये देख के दादी जी अपने सामने बैठी निमी को देख के बोली, तू क्यों नहीं जाती है अंश के साथ कहीं बाहर? दादी जी की बात सुन के निमी उनकी तरफ देखती है और उसे अंश के साथ वो शॉपिंग का दिन याद आ गया, जब एक लड़की अंश के पास आने की कोशिश की और फिर अंश ने उसका जो हाल किया था। ये याद आते ही निमी मन में बोली, अंश जैसे पर्सनालिटी का बाहर यूँ खुलेआम घूमना नॉर्मल लोगों के लिए सही नहीं है। कहाँ खो गई निमी? मैं कुछ पूछ रही हूँ, दादी ने खोई हुई निमी को देखकर उसे होश में लाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर निमी बोली, वो दादी, अंश के पास बहुत काम रहता है और अब तो अदिति भी है, वो इतनी छोटी है कि उसे कहीं बाहर लेकर नहीं जा सकते और ज़्यादा देर उसे छोड़ के भी कहीं नहीं जा सकते। तुम मेरी अदिति को बीच में मत लाओ, ये तो बहुत प्यारी बच्ची है, ये आराम से 4 से 5 घंटा तुम दोनों के बिना रहती है, इसीलिए अदिति का बहाना छोड़ और अंश के साथ तू भी कहीं बाहर चली जा। पूरे दिन घर में रहती है, मन कैसे लगता है तेरा? दादी, आज ही तो मैं कॉलेज गई थी, निमी ने जल्दी से अपनी सफाई देते हुए कहा। वहीं दादी जी निमी की ऐसी बातें सुन के उसे घूरते हुए देखी और बोली, अच्छा जी, कॉलेज जाने से क्या हो गया, अब बहाना देना छोड़ और अंश से बात करके कहीं घूमने चली जा। अभी अदिति को मैं अपने पास रख सकती हूँ। ठीक है, मैं अंश से बात करती हूँ। निमी समझ चुकी थी कि दादी जी ऐसे नहीं मानने वाली थी, इसीलिए वो मान गई।
पर वैसे भी निमी ने जब ध्यान से सोचा तो सही में वो और अंश बहुत समय से साथ में कहीं बाहर नहीं गए थे। आज जब दादी जी ने कहा तो निमी को अच्छा मौका मिला कि उसे भी अंश के साथ कहीं बाहर जाना चाहिए। निमी अपने रूम में गई और देखी कि अंश अभी भी अपने काम में ही लगा हुआ है। ये देख के निमी चिढ़ के अंश के पास आई और बोली, ये क्या अंश, मैं आज पूरे दिन से देख रही हूँ आप बस अपने काम में लगे हुए हैं। अच्छा, तुम पूरे दिन में आधा दिन घर पर नहीं थी और फिर भी तुमने मुझे पूरे दिन काम करते हुए देख लिया। आई एम इम्प्रेस्ड। अंश की बात सुनकर निमी अपना मुंह बना ली। ये बात तो सच थी कि निमी आज अपने कॉलेज गई थी, जिस वजह से ऑफकोर्स उसने अंश को काम करते हुए नहीं देखा होगा। और वैसे भी आज अंश काम नहीं बल्कि अदिति को संभाल रहा था, जिस वजह से उसने काम ही क्या ही काम किया होगा। हाँ तो जब से मैं आई हूँ तब से तो देख रही हूँ ना। और वैसे भी अब दादी ने भी कह दिया कि हम दोनों साथ में कहीं घूमने नहीं जाते हैं, इसीलिए आज हमें कहीं बाहर जाना चाहिए, ऐसा दादी ने कहा है। हाँ और नहीं तो क्या, मैं कुछ भी अपने मन से नहीं कह रही हूँ। उन्होंने ही मुझे यहाँ ज़बरदस्ती भेजा और कहा कि मुझे कहीं बाहर जाना चाहिए, वो अदिति को अपने पास रख लेगी। निमी ने पूरी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा। उसकी बात सुन के अंश अपना काम छोड़ के निमी की तरफ देखते हुए बोला, हम बाहर गए और पीछे से अदिति रोने लगी तो। अरे दादी ने कहा है ना कि वो अदिति को रखेगी, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो। मैं दूध रख दूंगी जिससे कोई दिक्कत ना हो। और रही बात अदिति के रोने की, तो वो तभी रोती है जब उसे भूख लगती हो या नींद आ रही हो, बिना बात के नहीं रोती है और दादी के साथ तो खेलती रहती है। इसीलिए आप चिंता छोड़िए। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।